बिहार विधान परिषद के सभापति, जिनका बराबर मार्गदर्शन हमको मिलता रहता है, जो एक अभियंता भी है। इनके विषय में आदरणीय राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी ने बतलाया, और चूंकि मैं भी इंजीनियर हूँ और आदरणीय अरुण जी की जो सुपुत्री हैं वो भी IIT में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हैं, तो एक विशेष उनका भी मार्गदर्शन हमको मिलेगा। और एक अभिभावक के रूप में नित्य नियमित हमें उनका मार्गदर्शन मिलता रहा है। मैं बहुत ही हृदय के अंतःकरण से, अंतिम गहराइयों से उनको मंच पे आमंत्रित करता हूं कि कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय श्री अवधेश नारायण जी। साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा जो आयोजित यह परिसंवाद है, उसमें मुख्य विषय है आचार्य श्री रंजन सूर्यदेव व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व। ऐसे विशेष अवसर पर मैं सबसे पहले अरुण कुमार भगत जी को बहुत बहुत ही धन्यवाद दूंगा कि इतने लोगों को एक साथ से इकट्ठा करने का इन्होंने मौका दिया और साहित्य अकादमी के द्वारा यह प्रतिपादित है। इसलिए और इस विशेष अवसर पर उपस्थित हमारे मित्र कश्यप जी, जो कि सामाजिक कार्य जो भी होता है, साहित्यिक कार्य होता है, उस पर विशेष रूप से उपस्थित होते हैं और न केवल उपस्थित होते हैं बल्कि इनका योगदान रहता है। और इस कॉलेज के प्राचार्य शाही शशि प्रताप जी शाही, जिन्होंने अभी इस कॉलेज का नाम पूरे बिहार में रोशन किया है और सर्वश्रेष्ठ प्राचार्य का इनको और इनसे बराबर भेंट मुलाकात होती रहती है। और जो मिला इस चीज़ की स्थापना में भी मेरा योगदान रहा कि अब ये साहित्य के क्षेत्र में जिस तरह से और ये शैक्षणिक वातावरण ठीक हो, इसके लिए बिहार में एक इस तरह की व्यवस्था हो कि जो लोग अच्छे कार्य करें साहित्य में या शिक्षण संस्थानों में, उनको पुरस्कृत किया जाए। तो उसी कड़ी में पहला नाम आया शशि प्रताप जी का, इसलिए इस कॉलेज के रूप में मैं ये यहाँ प्रिंसिपल है, इनको बहुत बहुत बधाई भी है और कॉलेज को के लिए का नाम ऊंचा किए, इसके लिए भी इनको बधाई है। आज यहाँ उपस्थित आए हुए बाहर से भी लोग आए हैं, तो अजय कुमार शर्मा जी हैं और डॉक्टर मेहता नागेंद्र सिंह जी हैं और हमारे प्रोफेसर नंद किशोर पांडे जी हैं, जो कि जयपुर से आए हैं लेकिन रहने वाले बिहार के ही। तो मैं ये कहूँ कि सिवान के रहने वाले थे। अभी हमसे परिचय हुआ तो इन्होंने बताया कि सिवान के रहने वाले हैं। तो हम कहते हैं कि ये बड़ा बाग बहुत बड़ा है और यहाँ के पुष्प सभी जगह जाकर के अपना सुगंधी फैलाते हैं। उसमें पंडित जी भी हैं और ये गौरव सुंदरम जी हैं, जो कि यहाँ पर वंदे मातरम का गान भी किए। हमारे राजेंद्र गुप्ता जी जो यहाँ चले गए, हमारे कलीग हैं और बहुत प्रिय हैं। इस सभागार में उपस्थित सभी विद्वत्जन, यहाँ के इस कॉलेज के सभी प्रिय छात्र छात्राएं, बहनों और भाइयों, ये हमें लगा कि ये अरुण जी की पुत्री भी IIT से इंजीनियरिंग की और सौरभ जी भी इंजीनियरिंग के ये है छात्र थे। और हम भी बाई चांस भाग्य दुर्भाग्यवश इसी के रहे हैं। तो देखते हैं कि साहित्य की तरफ, टेक्नोलॉजी साहित्य की तरफ मुड़ रहा है और टेक्नोलॉजी का संगम जब साहित्य से होगा तो बड़ा ही अच्छा होगा, उन्नति होगी, क्योंकि आज का जो युग है टेक्नोलॉजी का युग है। तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा
और ये एक बात के लिए मैं जरूर कहूँगा, सभी यहाँ विद्वत जन हैं, भारत की राजधानी, राजनीतिक राजधानी कहिए, दिल्ली है, लेकिन जब भी साहित्यिक राजधानी की बात होगी तो उसमें बिहार और यूपी आएगा, पटना और बनारस आएगा। तो इसलिए यहाँ एक से एक बिहार में लोग अभी नाम लिए, अभी हम लोग जिनकी चर्चा कर रहे हैं, श्री रंजन सूर्यदेव जी की, और आचार्य शिवभुजन साहब जी की बात आई। एक से एक राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह यहाँ हुआ करते थे, दिनकर जी यहाँ के हुए, जिनको राष्ट्र कवि होने का प्राप्त हुआ, जिनके बारे में मैं एक बराबर बात दोहराता हूँ कि कवि सम्मेलन हो रहा था दिल्ली में, और उस समय नेहरू जी गए थे उसके उद्घाटन में, चलने लगे तो पैर फिसल गया तो गिर गए, लेकिन गिरने वाले थे, लेकिन राष्ट्र कवि दिनकर जी उनको ऐसे थाम लिए अपने में। नेहरू जी ने कहा कि नेहरू दिनकर, आज तुम नहीं रहते तो मैं गिर जाता, मेरी हड्डी पसली टूट जाती। दिनकर जी ने कहा कि घबराने की बात नहीं है, राजनीति जब जब फिसलती है साहित्य उसे रोके। तो ये घटना बराबर याद आती है, और मैं साहित्य से थोड़ा परिचय हुआ क्योंकि राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह का एक स्कूल है, उनके परिवार का द्वारा बनाया हुआ, सूरजपुरा में, जो अभी रोहतास जिला में पड़ता है। मैं भी उसी स्कूल में पढ़ता था, और थोड़ा पढ़ने लिखने में कन्ना के कलम से लिखते लिखते हैंडराइटिंग अच्छी बनने लगी थी। तो उस हैंडराइटिंग अच्छी होने का दंड मुझे भुगतना पड़ा कि प्रेस कॉपी जो तैयार होती थी, आज के जैसा कंप्यूटर और ये उतना नहीं होता था, तो हमको बराबर बुलाते थे और 1 घंटा 1.5 घंटा समय लेते थे, और मैं उनकी प्रेस कॉपी हम ही तैयार करते थे, और उसके माध्यम से बहुत सी बातें, बहुत सी कहानियाँ, अपने जीवन का और साहित्य से जुड़े हुए बहुत से प्रसंग उनको आते थे और हमको बताते थे। हमारी रुचि धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी थी, और बहुत जगह मैं जाता था उनके साथ में, और देखता था किस तरह से आनंद है साहित्य में, किस तरह से आनंद है। अभी हमारे मित्र राजेंद्र जी चिंता कर रहे थे कि धीरे धीरे ये लुप्त होते जा रहा है, कहीं ऐसा रहो कि लुप्त हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। इतनी कमजोर साहित्य और हिंदी नहीं है कि ये लुप्त हो जाएगा। एक से एक वीर पुरुष इसमें आज भी है जो उसको बचा के रखेंगे। जिस तरह से नेहरू जी को गिरने से बचाया, उस तरह से इसको पूरा बचाएगा, और इसकी पढ़ाई तो होती ही रहती है, उसी में से लोग निकलते हैं। आनंद तब आता है जब राधिका रमन प्रसाद सिंह ने हमसे कहा कि जानते हो कि जब हम लोग गए थे बारात में, तो जयशंकर जी की शादी, तो वहाँ चलता है, हम लोग बिहार में है, पता नहीं दूसरी जगह भी होगा, खाने के पहले एक लोटा को उसको पूरा ढक दिया जाता है रुमाल से, ढकने में सबको ये जाता है, सबके पास सब उसको छूते हैं, मतलब कि हमको आज्ञा है, मतलब कि हम खाना खाएंगे, मंजूर है, आज्ञा आपका मंजूर है। तो वहाँ बनारस में शादी हो रही थी, वहाँ तो भांग बड़ा प्रचलित था उसमें, और उसके आज्ञा आने के पहले ही भांग लोग पी लिए थे, सब साहित्यिक लोग। तो एक आदमी, पहला आदमी से कहा कि नहीं नहीं नहीं, अब सभी लोग कहा कि नहीं नहीं नहीं, तो कहे कि जानते हो तुम लोग नहीं गए तो खाना नहीं मिलेगा अब इसमें। तो कहे इससे क्या खाना का मतलब है? कहा कि यही हम लोग के यहाँ की प्रथा है कि उसको आज्ञा मान लेने के बाद ही खाना प्रसाद मिलता है। तो फिर एक बार उठ के सब लोग कहे कि मंजूर है मंजूर है मंजूर है। तो एक अच्छा सचिन कितना अच्छा लगता होगा उससे, कितना अच्छा लगता होगा कि एक तरफ से ऐसी इस तरह की घटना है। अभी हमारे ये अरुण बाबू ने कहा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की चर्चा की इन्होंने, कि सूर्यदेव जी की रचनाओं में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की झलक ही नहीं रहती है, बल्कि संपुष्टि भी होती है। इस तरह से मैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के हम लोग प्रचारक भी हैं और मानने वाले लोग, लेकिन साहित्यिक भाषा में समझाने में तो बहुत समय लगता होगा या लगेगा। हमसे पूछा कि सांस्कृतिक व्यवहारिक रूप से बताइए कि
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है। एकदम सिंपल भाषा में व्यवहारिक रूप से मेरे दिमाग में आया कि तो क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, बहुत कठिन है, लेकिन उस समय प्रयागराज में, इलाहाबाद में संगम चल रहा था। संगम में उस समय चल रहा था, पूरे देश से कोने कोने से लोग आते थे संगम में स्नान करने के लिए। मेरे दिमाग में तुरंत आया, हम संगम में सभी लोग आते हैं वहाँ स्नान करने के लिए, यही तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है कि पूरे देश के लोग अपनी संस्कृति को लेकर के आते हैं और समाहित होते हैं, एक जगह जुट जाते हैं और जुट जाते हैं, एक दूसरे का में इंटरेक्शन होता है, यही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, ये व्यवहारिक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। उसी तरह से हमारे यहाँ बहुत से, अपने यहाँ बिहार में, अब तो पूरे देश में, अब विदेशों में भी मना छठ पर्व है, व्यवहारिक रूप से तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद इसमें भी समाहित है। और हमारे पूरे हिंदुस्तान में सभी प्रदेशों में बहुत महत्वपूर्ण एक त्यौहार होता है और उस त्यौहार पर करीब करीब सभी लोग शामिल होते हैं। तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद इस तरह से होता है। और इस तरह से हम लोग अगर पुराने युग में जाए, कृष्ण के युग में, राम के युग में जाए, तो कर्मयोगी हुए कृष्ण जी की मान्यता है, वो कर्मयोगी है, कर्म प्रधान उस समय था, वो कर्मयोगी थे। राम के समय में मर्यादा की स्थापना हुई, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उस तरह से हुए। वाजपेयी जी के युग में हिंदुस्तान में राजनीति में एक मर्यादा की स्थापना हुई। ये सारी चीज़ों को मिला करके ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यही अपने देश में है, जो व्यवहारिक रूप से जिसको हम अनुभव भी करते हैं और साहित्य का एक विषय होता है। बहुत क्लिष्ट साहित्य होगा तो उसका प्रचार नहीं हो सकता है।